नमस्कार, RV9 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या सिंह। देश, दुनिया और आपके अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि RV9 न्यूज पर हर खबर पहुंचती है सबसे पहले, हर जानकारी होती है बिल्कुल सटीक और हर मुद्दा उठाया जाता है पूरे असर के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम नहीं, खबरें बोलती हैं। गोरखपुर के बढ़लगंज क्षेत्र स्थित साईं मंदिर खड़ीसरी में भारत माता मूर्ति अनावरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत माता को देश की संस्कृति, एकता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के आयोजक आलोक गुप्ता ने कहा कि संस्था सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से जन सेवा का कार्य कर रही है। समारोह में समाज सेविका एवं भाजपा नेत्री पूनम गुप्ता तथा युवा मंच सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रभारी शिखर गुप्ता की विशेष भूमिका रही। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रसाद वितरण और सामूहिक राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। RV9 न्यूज गोरखपुर से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, एक अच्छी पहल है और भारत माता के मूर्ति का अनावरण इस चीज़ को दर्शाता है कि एक सिंबल के तौर पर कि एक माँ वो होती है जो हमको जन्म देती है, 9 महीने अपने पेट में रखती है, फिर उसका हमको जन्म देती है। और जब हम भारत भूमि पर आते हैं तो यह जो माँ अपनी भारत माँ है, फिर यह हमको पाल पोस करके बड़ा करने का प्रयास करती है। कहीं न कहीं हम सब लोग इनके ही सपूत हैं और भारत माता की गोद में हम सब लोग खेलते रहते हैं और खेल खेल के इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर इस भारत भूमि का कर्ज हम लोग चुकाते चुकाते एक दिन अपने प्राण को भी त्याग देते हैं। तो नेचुरली है कि यह प्रकृति ही हमारी माँ है और प्रकृति को एक सिंबल दे करके हम लोग अपनी भारत माँ का चरण वंदना भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। और यह पूजा पाठ या चरण वंदना इस चीज़ को दर्शाती है कि हमारा भारत देश सनातनी देश है और इस भारत देश में प्रकृति की पूजा होती है। इस भारत देश में संस्कृति और सभ्यता की पूजा होती है, जिसको निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास भी होता रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा भारत माता की मूर्ति का अनावरण करना कहीं न कहीं एक प्रकार से एक संदेश भी दे रहा है कि हम सब लोगों को अपनी भारत भूमि से प्रेम करना चाहिए और इस भारत भूमि की ही रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे इसी देश के वीर सपूत जो भारत माता के गोद में खेल करके बड़े हुए, वही लोग इस भारत भूमि की रक्षा भी कर रहे हैं। तो यह देश, भारत देश को देखा जाए तो अन्य जो देश हैं उससे बहुत ही भिन्न है। यहाँ पर सबका सम्मान और सबका अधिकार, सबका सम्मान और सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। इसीलिए इस लोकतंत्र में भारतीय संविधान को लाया गया और भारतीय संविधान के तहत सभी लोगों को समान रूप से अधिकार भी दिए गए। तो आज का यह जो कार्यक्रम रहा, रात्रि के 10 बज रहे हैं और जिस प्रकार से इस क्षेत्र का सहयोग इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए हुआ, मैं उन सभी लोगों को, क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस क्षेत्र को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस कैंपस में भारत माता की मूर्ति का अनावरण भी हुआ। 2027 का चुनाव अभी थोड़ा सा समय है, ऐसे में उसके पहले ही समाजवादी पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को आप अपने पार्टी में शामिल कर लिए हैं, क्या कहना है इस पर? 18 तारीख को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में कम से कम 1500 लोग समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सम्मिलित होंगे। 18 तारीख को हमारा जो प्रदेश कार्यालय लखनऊ है वहां पर। इसके बाद 23 तारीख को 200 से ज़्यादा लोग समाजवादी पार्टी के ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सम्मिलित होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी को ऐसा लग रहा था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वही बनाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम चाह जाएं तो 1 मिनट में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समाप्त कर देंगे। तो उनके चुनौती को हमने स्वीकार किया था और मैंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर क्षमता हो तो करके दिखा दीजिए। जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके दूसरी 157 लोगों को हमने समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव सहित
और कई मोर्चों के पदाधिकारियों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सम्मिलित किया था। तो यह चुनौती जो उन्होंने दिया था उसको हमने स्वीकार किया। उसी कड़ी में हम अपने काम पर लगे हुए हैं। वो तो हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे पदाधिकारियों को चुनाव के बाद जो तोड़ के लेके गए थे उनकी भी घर वापसी करा रहे हैं। अभी 13 तारीख को कम से कम 250 से ज्यादा लोग 13 तारीख को 250 से ज्यादा लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में फिर से वापसी करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया कि तेल और सोने की बात को लेकर उन्होंने कहा, उस पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी आने वाले समय में माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीन लेगी। ऐसा नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि उनको देश से क्या मतलब है, देश की व्यवस्थाओं से क्या मतलब है। वो तो बस हमेशा खबरों में बने रहें और वो कभी हमारे एनडीए सरकार की अच्छाई की बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पूरा देश जानता है कि युद्ध चल रहे हैं। जहां से तेल आने थे, गैस आने थे, जो आता था परंपरागत तरीके से लगातार चलता आ रहा था, युद्ध के वजह से तमाम ऐसे क्राइसिस आ रहे हैं। अब इस देश की जनता को हमारी सरकार अगर अलर्ट न करे तो ऐन वक्त पर जब सब कुछ शून्य हो जाएगा तब तो त्राहिमाम होने लगेगा ना। अगर पहले से उनको जागरूक किया जा रहा है, उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, मोमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर उनको जागरूक किया जा रहा है, तो इसमें अखिलेश यादव जी को चिंता नहीं करना चाहिए। शायद हमको लगता है कि वो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब डीजल और पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब वो कहाँ जाएंगे रैली करने, कहाँ जाएंगे मीटिंग करने। तो ये सब उनके मेरे हिसाब से ठीक नहीं। उनको जिस मुद्दे पर बात करना चाहिए उस पर कभी बतिए नहीं करते। साइकिल है उनके पास, पंचर है नहीं अरे उसका चैन फैन सब उतर गया है। सर आज के माहौल में सामाजिक एकता और कितना जरूरी है? देखिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से विपक्ष बार बार, आप बताइए, पीडीए का नाम लेते हैं और जातिगत टिप्पणी करते हैं। आप पत्रकार भाई हैं, मैं अगर पूछूं कि आप किस जाति से हैं तो कितना बुरा लगेगा। जहां हम सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं वहां पर विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी पत्रकार भाइयों सब जाति भी पूछने लगे हैं। जाति पूछ कर इंटरव्यू देने का काम करते हैं, जाति पूछ करके सम्मान देते हैं और जाति पूछ करके ही भरी सभा में अपमान भी करने का काम करते हैं। मुझे याद है वह दिन जिस दिन भरी सभा में पत्रकार से उसकी जाति पूछ ली गई थी और कहा गया था कि तुम बधुआ मजदूर हो। यह पत्रकार इस देश की व्यवस्था का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ कभी गुलाम नहीं हो सकता। मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव जी को सामाजिक समरसता की बात करनी चाहिए। उनको प्रदेश में जो व्याप्त अभी कुछ ऐसी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने की बात करनी चाहिए। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की बात करनी चाहिए। 33% आरक्षण जिसपे विपक्ष के लोगों ने जिसको रिजेक्ट करने का काम किया था उस पर उनको सहमति देना चाहिए और लोकसभा और विधानसभा सरकारी नौकरियों में हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता होनी चाहिए। जो जेन्युइन मुद्दे हैं उस पर अखिलेश यादव जी का कभी स्टेटमेंट नहीं आता है। ट्वीट करेंगे, अभी कल उन्होंने एक ट्वीट किया था नेताजी का, परसों ट्वीट किया था केशव प्रसाद मौर्य जी का। उनके जिम्मे खाली ट्वीट रह गया है। इससे जब आगे निकलते हैं तो जैसा कि माननीय नेता हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं कि अखिलेश यादव जी 12 बजे सो के उठते हैं और सीधे गाड़ी में बैठते हैं, सीधे कार्यालय जाते हैं और उसके पहले एक मैसेज जाता है कि आज पीसी होगी। तो पीसी भी होती है तो ऐसी कि अब वो एक प्रकार से जोकर का काम करने लगे हैं। अब वो पीसी में कहने लगे हैं कि हमारे गुरु जी हैं वो कहेंगे तो हम बाल कटवाएंगे, कहेंगे तो हम नाचेंगे, कहेंगे तो हम गाएंगे। व्हाट इज दिस? क्या प्रदेश का युवा यही सुनना चाहता है? अरे आप पीसी करके कहते हैं कि प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर कुटीर और लघु उद्योग की स्थापना करने की आवश्यकता है। आप प्रेस करके यह कहते हैं कि जो कॉन्वेंट विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय आज फीस को लेकर के जो एक प्रकार से तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, अगर आप यह बात करते, डिमांड करते कि जो प्राइमरी विद्यालय है उसको भी कॉन्वेंट विद्यालय के पैरेलल खड़ा किया जाए। जब प्रदेश में परिवहन विभाग चलता है तो परिवहन विभाग के माध्यम से बसों को लगाया जाए, बच्चों को, गांव गरीब के बच्चों को लाया जाए, अच्छी पढ़ाई दिया जाए, अच्छी शिक्षा दिया जाए। इस पे बतिए नहीं करेंगे। संविधान प्राथमिक विद्यालय से ही पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए, इस पे कभी बात नहीं करते। जबकि अभी देखिए संविधान की बहुत दुहाई दे रहे थे। बंगाल में एनडीए प्रचंड बहुमत से आ गई। अब उन्हीं के साथी ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। काहे नहीं दोगे भाई? एक तरफ गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हो कि हम भारत का जो संविधान उसकी रक्षा करेंगे और दूसरी तरफ गला घोट रहे हो। तो यह दोहरा चरित्र माननीय अखिलेश यादव उनकी गोल का है। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर मंच से उन गरीब की बात करता है जो गरीब छोटी छोटी समस्याओं से परेशान है। अभी बिजली बिल की जो समस्या आई, स्मार्ट मीटर की बात हुई, विपक्ष के लोगों ने खूब हल्ला मचाया, स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर। मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा और दूसरे दिन से स्मार्ट मीटर बंद हो गया। उस पर सरकार का भी आदेश आ गया।
हम लोग कह रहे हैं जो बिजली बिल की क्राइसिस है, पार्टी का पक्ष यह है कि आज बिजली बिल गरीब का बकाया है, परेशान है, उसको धमकियां दी जा रही हैं। अगर इस देश में पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो प्रदेश और देश के जो बिजली बिल बकायेदार हैं उनका बिजली बिल क्यों नहीं माफ हो सकता? इसकी बात अखिलेश यादव जी क्यों नहीं करते भाई? इसकी बात तो उन्होंने तो आरोप लगाया कि बंगाल में खेला हो गया मशीन से। आपको भी करना चाहिए। 100% करते हैं, सरकार के साथ है, 100% करते हैं। 31 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी से डॉक्टर अरविंद राजभर अपने नेता के साथ मिला और उस दिन सर से आग्रह किया कि बिजली बिल की समस्या को लेकर के सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं। और 7 तारीख को 7 जनवरी 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक निर्देश होता है, प्रधानमंत्री सौर घर ऊर्जा योजना। यह कहा गया कि प्रत्येक घर पर सोलर पैनल लगेगा। अब गरीब को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, हर घर पर सोलर पैनल लगेगा, निःशुल्क बिजली का मतलब प्रयोग होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार पॉलिसी बना करके इन समस्याओं का समाधान कर रही है। लेकिन एक बात जो सबसे मजे की है कि सरकार का आईना, सरकार के कामों का आकलन करने का काम कोई करता है तो विपक्ष करता है। सरकार सत्ता का आईना विपक्ष होता है। विपक्ष उस आईने में सिर्फ अपना चेहरा देख करके अपना बाल देख रहा है कि मेरा बाल कितना बड़ा हो गया है, कटवाना चाहिए कि नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी सही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। काश उस आईने को देख करके छोटी छोटी समस्याएं जो आज भी व्याप्त हैं वर्तमान सरकार में, जिस पे ध्यान नहीं जा रहा, अगर उसकी बात करते तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रास्ते पर जरूर जाता है। सर, एक आखिरी सवाल, जब आपने अपने उद्बोधन में कहा है कि हम अपने पैरेलल शिखर जी को लेकर के चलने का काम करेंगे, क्या 2027 को लेकर के कोई क्या कराया जा सकता है? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, अभी उभरते हुए नेता हैं और हमने इनका हाथ पकड़ा है और मैंने कहा है कि पीछे पीछे नहीं, कदम मिला के चलना है और धीरे धीरे इनको आगे बढ़ा रहे हैं। जब वह समय आएगा तो वह भी आपके सामने दिखेगा, ऐसे ही जैसे आज दिख रहा है।